जी अस्सलाम वालेकुम। राजा एहसन आपने ज्वाइन किया हुआ है। सॉरी आई एम अ बिट लेट, वेरी लेट, सॉरी। सो वेट कर लेते हैं, बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दें दैट आई एम हियर इन द क्लास। लेट्स वेट फॉर 3-4 मिनट्स, होपफुली बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे, दैन वी विल स्टार्ट। प्लीज़ कंफर्म इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर। आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड एनी कंफर्मेशन। राजा एहसन कंफर्म कर दें माई वॉइस इज़ क्लियर। ऑलराइट, सो अराउंड 7 PM पे हम क्विज़ स्टार्ट करेंगे। I will communicate the quiz to you. But before that, I need to tell you about some of these things. An introduction about this topic. Raja Hassan, if you're listening, can you tell me if your presentation is ready or not? So let's start with constraint satisfaction problem. It is the chapter 6 of the book that I referred. Constraint satisfaction problems are basically the problems in which we don't actually look for a specific goal state. We just look for a goal state in terms of constraints. अभी तक हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो यूजुअली ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपके सामने एक गोल स्टेट नहीं होती कि आप कहें कि ये गोल स्टेट है, मुझे उस तक पहुंचना है। आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप अगर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप सोल्यूशन पर पहुंच गए, चाहे आप किसी भी तरीके से सोल्यूशन पर पहुँचें। आपने बस उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है प्रॉब्लम है आपके सामने, जिस तरह सुडोकू का गेम आपको नज़र आ रहा है। ये जो सुडोकू का गेम है इसमें बेसिकली कंडीशन ये होती है कि हर कॉलम में और हर रो में 1 से लेके 9 तक पूरे पूरे नंबर्स आ जाने चाहिए और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी कॉलम में और ना ही किसी रो में। यानी यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। इट मीन्स कि इस पूरी रो के अंदर ना 4 आ सकता है, ना 6 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है। यहाँ पर आपने 1 2 3 7 सॉरी 9 एंड 5 इनको प्लेस करना है। तो इस गेम का रूल कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से मैंने कहा, आपने यहाँ पे 1 2 5 9 और 3 को प्लेस करना है। तो अब 1 आप यहाँ प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज़ हेयर, क्योंकि कंडीशन ये है कि वो एक कॉलम में भी नहीं होना चाहिए डबल। तो अगर आप 1 यहाँ प्लेस करते हैं तो इट विल बी डबल्ड। सो इस प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन है। अब इसके सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CSP, हम ये नहीं देखते कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन सा चाहिए हमें। हम बस ये कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है और इसके कंस्ट्रेंट्स पूरे हो जाएं तो हम कहेंगे कि हम सोल्यूशंस पर पहुंच गए। एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज सर्चिंग फॉर प्लानिंग, और अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ सर्चिंग फॉर असाइनमेंट। सर्चिंग फॉर प्लानिंग का मतलब यही है कि हम देख रहे थे कि कौन सा पाथ जाएगा गोल की तरफ। वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी और उसकी मुख्तलिफ़ कॉस्ट्स होती थी, उसकी मुख्तलिफ़ डेप्थ्स होती थी, उसकी मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती थी, जिनकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे थे कि आया कोई एल्गोरिदम, कोई पाथ सही है या उससे भी बेहतर कोई पाथ हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में हम असाइनमेंट के लिए सर्च करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमें किस पाथ से जाना चाहिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स पूरे होने चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। सो असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में। ये नहीं है कि आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, जिस तरह ग्राफ्स में हमने देखा ट्रांजिशन फंक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट इन द स्टेट स्पेस, कि आप किस तरह से ट्रांजिशन करेंगे, आप एक स्टेट पर हैं दूसरी स्टेट पर कैसे जाएंगे, या वहाँ पर जाएंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और एक चीज़ वेरिएबल है और एक उसकी वैल्यू। वेरिएबल क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। जिस तरह से अभी मैं सुडोकू की एग्जांपल ले रहा था, दिस थिंग इज़ अ वेरिएबल। ये तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल है। ये ब्लॉक कह लें या इसको सेल कह लें, ये सेल एक वेरिएबल है। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन सम कंस्ट्रेंट्स। अगर यहाँ 1 आ जाता है और कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो दैट्स ओके, लेकिन कंस्ट्रेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑब्वियसली यहाँ 1 नहीं आ सकता। तो ये आपने पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर डिटेल में देखना है हमने, कि वेरिएबल और वैल्यू की बेस के ऊपर एक्चुअली कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स या CSPs काम करती हैं।
So state is defined not only by what state you are on, state is defined by variables and values फ्रॉम डोमेन। डोमेन का मतलब यही है कि लीगल वैल्यूज़ जो होती हैं किसी भी वेरिएबल की, उसको हम कहते हैं डोमेन। लीगल वैल्यूज़ का मतलब यही है कि यहाँ पर आप देखें तो फॉर एग्जांपल इस 8 के बाद सुडोकू के अंदर मैं ब्लू नहीं लिख सकता, मैं ऑरेंज नहीं लिख सकता, मुझे कोई नंबर ही लिखना है, और मैं 12 भी नहीं लिख सकता। सो दीज आर सम इलीगल वैल्यूज़ विच मीन्स कि ये वैल्यूज़ डोमेन में नहीं है। इस वेरिएबल की डोमेन में 12 नहीं है, इस वेरिएबल की डोमेन में ब्लू नहीं है, इस वेरिएबल की डोमेन में से चेयर नहीं है, इस वेरिएबल के डोमेन में सिर्फ 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई आएगा। अब वो कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ 8 है तो 8 आएगा वरना नहीं आएगा। सो स्टेट इज़ डिफाइंड बाय वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उसके वैल्यूज़, उन वेरिएबल्स को कौन कौन सी असाइन हो सकती हैं, जिनको हम यूजुअली कहते हैं डोमेन। सो गोल टेस्ट हमारा कैसे होगा इसके अंदर? इसमें हम ये गोल टेस्ट नहीं करते कि हम अपनी गोल स्टेट पर पहुंच गए हैं या नहीं, क्योंकि हमने गोल स्टेट पहले देखी हुई नहीं है। गोल टेस्ट हम जब परफॉर्म करेंगे, गोल टेस्ट परफॉर्म इसमें कुछ इस तरह से होगा कि आप ये चेक नहीं करेंगे कि आप गोल स्टेट पर हैं या नहीं, आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो कंडीशंस थी आपके गोल पर पहुंचने की वो पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन द गोल स्टेट। आखिरी चीज़ ये है कि इसका सल्यूशन यानी कि गोल एक कंप्लीट और कंसिस्टेंट असाइनमेंट होगी। कंप्लीट का मतलब ये है कि इसके तमाम वेरिएबल की असाइनमेंट हो चुकी हो, और कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ असाइन हुई हो जो लीगल हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऐसी एग्जांपल जो कि आप यूजुअली यूनिवर्सिटी लाइफ में देखते हुए आए हैं, वो है टाइम टेबल। जब टाइम टेबल बनाया जाता है, आपकी क्लासेस का टाइम टेबल जब बनाया जाता है, तो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रेंट ये है कि आपकी क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी और शाम को 5 बजे से पहले या 6 बजे से पहले आपकी क्लासेस ख़त्म हो जानी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। लेट सपोज इसमें 2-3 और कंस्ट्रेंट्स भी हम ऐड करवाते हैं, और वो ये ऐड करवाते हैं कि भाई FIB की क्लासेस जो हैं वो दोपहर 3 बजे से पहले ख़त्म हो जाएँ। एक कंस्ट्रेंट हम ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि भाई एक ही सब्जेक्ट की 2 क्लासेस एक ही दिन में ना हों। फिर हम ये कंस्ट्रेंट ऐड करवा देते हैं कि एक कोर्स की 2 लैब्स एक ही दिन में ना हों। फिर हम एक और कंस्ट्रेंट ऐड करवा देते हैं कि एक टीचर एक ही दिन में 5-5 क्लासेस ना ले रहा हो, बल्कि 2 या 3 क्लासेस ले। व्हेन टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्लासेस, यानी कि दीज आर कंस्ट्रेंट्स। अब आपको पता है कि इन कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक गोल नहीं है। आप अगर मैं सबको ये कंस्ट्रेंट्स दूँ, तो अगर आप फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स हैं, आप पाँचों को ये मैं कंस्ट्रेंट देता हूँ और कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ और आपको कहता हूँ टाइम टेबल बना कर दें, तो आई कैन गारंटी कि हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल डिफरेंट होगा, लेकिन सब के सबको मैं सोल्यूशन कहूँगा, क्योंकि वो सब के सब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करके आए होंगे, सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे उसमें। सो इसमें बस इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं ये करूँगा कि क्या आपने सब वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है या नहीं, और लीगल वैल्यू असाइन की है या नहीं। यानी कि मैं कंस्टेंट ऐसे भी तो सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि मैं किसी एक टीचर की क्लास ही ना रखूँ, किसी एक कोर्स की क्लास ही ना रखूँ पूरे वीक में। अब भाई AI की क्लास नहीं हो रही पूरे वीक में, आप कहोगे बेशक नहीं हो रही हो, कंस्टेंट तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। आपने कहा था किसी एक कोर्स की 2 क्लासेस नहीं होनी चाहिए, तो नहीं हो रही, तो आपने AI की क्लास ही नहीं रखी। सो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ व्हेन every single thing has been assigned a value, and the value should be legal as well, right? It should not be illegal. So this will be the solution for a constraint satisfaction problem. इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है मैप कलरिंग प्रॉब्लम। आम उर्दू ज़बान में मैं आपको इस मैप कलरिंग प्रॉब्लम को समझाता हूँ और फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसके अंदर ये 5-6 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, वर्जीनिया एंड वगैरह वगैरह, सॉरी विक्टोरिया एंड वगैरह वगैरह। ये वेरिएबल्स हैं, और डोमेन क्या है कि भाई आपने इन 3 लीगल वैल्यूज़ में से असाइन करनी है इनकी वैल्यू। और कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट सुनिएगा, एडजेसेंट रीजन्स मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स। यानी एक स्टेट का बॉर्डर जिस स्टेट से लग रहा है उन दोनों के कलर सेम नहीं होने चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे मैं अगर ब्लू कर देता हूँ ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, तो अब नॉर्दर्न टेरिटरी भी ब्लू नहीं हो सकता और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया भी ब्लू नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट है इसकी ये दोनों, राइट। सो ये इसकी एक जो है वो प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशंस आर कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट असाइनमेंट। सी यहाँ पे कंप्लीट का मतलब ये है कि हर एक को कलर असाइन हो गया हो और लीगल कलर असाइन हुआ हो, और कंसिस्टेंट का मतलब यही है कंस्ट्रेंट्स पूरे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन
हो चुका है। इस तरह एन क्वींस प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वींस चेस में एक ऐसा पीस होता है जो कि हर जगह मूव कर सकता है, यानी कि प्लस रोटेशन भी कर सकता है, यानी फॉर एग्जांपल इस क्वीन की हम बात करते हैं या इसकी हम बात करते हैं तो इट कैन मूव हेयर एज वेल हेयर एज वेल हेयर, और डायगोनल में भी वो मूव कर सकता है, यानी इन एन स्टेरिक शेप वो मूव करता है। सो क्वींस को आपने इस तरह से प्लेस करना है, एन क्वींस को, n बाय n का एक ग्रिड होगा, 4x4 का है तो 4 क्वींस होंगी, 5x5 का है तो 5 क्वींस होंगी, 6x6 का है तो 6 क्वींस होंगी, n बाय n का है उसमें 4 क्वींस हैं या n क्वींस हैं। उनको इस तरह से प्लेस करना है कि कोई एक क्वीन दूसरी क्वीन को बीट ना कर रही हो, जिसका सोल्यूशन आपको ये नज़र आ रहा है कि आपने क्वीन यहाँ पे अब ना ये क्वीन इसके रास्ते में आ रही है, ना ये क्वीन किसी और के रास्ते में आ रही है, ना ये क्वीन किसी और के रास्ते में, और कोई भी क्वीन किसी और के रास्ते में नहीं आ रही। दिस इज़ सोल्यूशन टू एन क्वींस प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन एक दूसरा भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा होगा तो दैट कैन बी ए सोल्यूशन एज वेल, राइट। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्रिप्ट अर्थमेटिक भी इसी के अंदर आती है, सुडोकू को भी अभी एग्जांपल ले चुके हैं। लाइक आई सेड कि इसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल आप उठाएं, उसकी वैल्यूज़, लीगल वैल्यूज़ आर जस्ट 1 to 9 एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि भाई उसके ऑल डिफरेंट होने चाहिए सेम यूनिट में, कहीं पर भी कोई चीज़ रिपीट ना हो किसी रो या कॉलम में, राइट। सो या let's move to backtracking search. In CSPs वेरिएबल्स असाइनमेंट आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर वेस्टर्न वर्जीनिया रेड, यानी कि किसी एक स्टेट को, ये वही मैप कलरिंग की एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर एक स्टेट को आपने रेड कर दिया है और उसके बराबर वाली स्टेट को ग्रीन कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि आप या तो इसको पहले ग्रीन कर दें और फिर इसको रेड कर दें, एक ही बात। यानी इट डजंट मैटर कि आप इसको पहले रेड असाइन करें या इसको ग्रीन असाइन करें या इसको पहले ग्रीन असाइन करके इसको रेड असाइन करें, द प्रॉब्लम इज़ कि दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। वी ओनली नीड टू कंसिडर असाइनमेंट्स टू अ सिंगल वेरिएबल एट ईच लेवल, देन देयर आर m to n लीव्स। इसके लीव्स कितने हो जाएंगे? ट्री सर्च आपको पता है, उसकी एल्गोरिथम्स आपने पढ़े हुए हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च हम इस पर अप्लाई करते हैं जब, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स m पावर n। m इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड n इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डोमेन। ये इसकी एग्जांपल है, ज़रा देखिएगा ट्री किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ। तो अब देखें, अगर मैं इस एक वेरिएबल को पिक करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस एक वेरिएबल को पिक करता हूँ, तो मेरे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो मैं इसको रेड कलर करूँ या इसको ग्रीन करूँ या इसको ब्लू करूँ। अच्छा, अगर मैं इसके बाद किसी दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पर इसके 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई हैं, या तो ग्रीन या ब्लू। सिमिलरली इस तरह से मैं चलता जाऊँगा एंड अल्टीमेटली आई वुड हैव फाउंड द सोल्यूशन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस वेरिएबल को पहले असाइन करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आप देखें कि मैंने सबसे पहले इस वेरिएबल को चूज़ किया, अगर मैं इस वेरिएबल को चूज़ करता तो हो सकता है कि मुझे सोल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता। अगर मैं इसको पहले इसको देखें, इसको मैं अगर पहले कलर कर देता तो हो सकता है कि मैं सोल्यूशन ढूंढ ही ना पाता। लेट्स सपोज मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, कर्सर अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि इस स्टेट के बॉर्डर्स 5 के साथ लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको पहले रेड कर दूंगा तो ना मैं रेड इसको कर सकता हूँ, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको। इट मीन्स कि इट मैटर्स कि आप कौन से वेरिएबल को पहले असाइन करना चाह रहे हैं। दैट थिंग विल हैव एन अफेक्ट ऑन योर सोल्यूशन। इट इज़ जस्ट एन एल्गोरिथम। सो व्हाट माय क्वेश्चन इज़ कि किस तरह हम वेरिएबल्स को ऑर्डर करें कि कौन से वेरिएबल पहले असाइन होने चाहिए और किस ऑर्डर में वैल्यूज़ को ट्राई करें। क्या रेड को पहले असाइन करना चाहिए या ग्रीन पहले असाइन करना चाहिए? क्या हम इनएविटेबल फेलियर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। if you have interest in that you can read it on yourself as well, but I'm just going to focus on these 2 questions. Question number 1 is which variable should be assigned next? तो इसका आंसर ये दिया जाता है कि you should assign the most constrained variable first. या जब भी आपके पास 4 वेरिएबल बचे हैं या 3 वेरिएबल बचे हैं तो उनमें सबसे पहले आप उस वेरिएबल को असाइन करें वैल्यू जो कि मोस्ट कंस्ट्रेंड है। मोस्ट कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है? वो वेरिएबल जिसके पास सबसे कम लीगल वैल्यूज़ बची हैं। जैसे कि इसके बाद आप किसको देखेंगे, या फॉर एग्जांपल इसको ही आपने क्यों चूज़ किया? तो इस यहाँ पर तो टाई था, सबके पास 3 ही लीगल वैल्यूज़ थी। लेकिन लेट्स सपोज मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, तो अब इसके पास 2 वैल्यूज़ बची हैं असाइन होने के लिए, इसके पास भी और इसके पास भी। यहाँ पर अभी तीनों आ सकती हैं। अगर आप इसको असाइन करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर तो तीनों वैल्यू आ सकती हैं, इसकी डोमेन में ज़्यादा हैं वैल्यूज़।
लेकिन जिसके पास सबसे कम वैल्यूज़ है ना, उसको हम कहते हैं मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल, और सबसे पहले उसी वेरिएबल को असाइन करना चाहिए आपको वैल्यू, जिसको हम आम लफ्ज़ों में मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें बताता है कि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज़ जिस वेरिएबल की बची हैं, आपने उस वेरिएबल को सबसे पहले असाइन करना है। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सॉरी हाँ, इस चीज़ पर मैं दोबारा आता हूँ। वैल्यूज़ किस ऑर्डर में आप ट्राई करेंगे? सो वैल्यूज़ ट्राई करने के लिए यू शुड चूज़ द लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू। ऐसी वैल्यू आपने असाइन करनी है जिससे कम रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो बाकी वेरिएबल्स के लिए। यानी कि इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप ऐसी वैल्यू असाइन करें किसी वेरिएबल को, अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो वैल्यू असाइन करें जिसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स की लीगल वैल्यूज़ पे कम से कम फ़र्क पड़े। ऐसी वैल्यू असाइन नहीं कर देना कि जिसको आप असाइन करें और पता लगे कि इससे बाकी वेरिएबल की वैल्यू आधो आध हो गई, कि पहले वो 3 वैल्यू असाइन कर सकते थे, अब उनके पास सिर्फ एक बची है या 2 बची हैं, या किसी की ज़ीरो हो गई। ऑब्वियसली ज़ीरो पर हम नहीं जाना चाह रहे, हम किसी वेरिएबल को इस नोयत पर नहीं लाना चाह रहे कि उसके पास कोई लीगल वैल्यू ना बचे। सो दिस इज़ अ लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू, राइट। अब आते हैं मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल के ऊपर। 2 चॉइसेस होती हैं आपके पास हमेशा या तो आप मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल के ऊपर आएँ, यानी कि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू जिस वेरिएबल के पास है आप उसको पहले असाइन करें, या फिर मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल को पहले असाइन करें। यानी कि वो वेरिएबल, यानी कि अगर आपके पास ये हो जाता है कि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज़ 2 वेरिएबल के पास ही हैं, यानी 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके पास 3 वैल्यूज़ बची हैं, अब उनमें से आप किसको पहले असाइन करेंगे? मोस्ट कंस्ट्रेंट तो दोनों ही हैं, दोनों के पास 3 हैं, बाकियों के पास 4 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं। ये 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके पास 3 वैल्यूज़ बची हैं। अब इन दोनों में से आपको किसको चूज़ करना है? तो यहाँ पर आप मोस्ट कंस्ट्रेनिंग उठाएंगे उनमें से वेरिएबल, वो वेरिएबल उठाएंगे जिसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स इम्पोज होना शुरू हो जाएँ। यानी कि चूज़ द वेरिएबल दैट इम्पोजेज द मोस्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन द रिमेनिंग वेरिएबल्स। इट इज़ अ टाई ब्रेकर लाइक आई सेड अमंग द मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स, राइट। यहीं पर मैं इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फेलियर को मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फेलियर को जस्ट लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू तक हमने यहाँ पर बात की है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विज़ के लिए। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है आप लोगों को, इस वजह से आई एम अबाउट टू फिनिश द क्लास अर्ली। सो या आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो काइंडली मुझे सेंड कर दें। जिसकी प्रेजेंटेशन जो नहीं दे पाए हैं वो भी मुझे सेंड कर दें। प्रेजेंटेशंस PDF में करके, ईमेल एड्रेस मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, जिस ईमेल पे आप असाइनमेंट्स या वो चीज़ें सेंड कर रहे हैं, क्विज़ वगैरह सेंड कर रहे हैं, उसी ईमेल पर आपने सेंड करनी है अपनी प्रेजेंटेशंस भी। सो क्विज़ मैं आप लोगों को अभी दे भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स एंड देन यू कैन स्टार्ट। या सो होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। या सो जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन, अगर मुझे कंफर्म कर दें किसी को अगर कोई इशू है इस पे, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? काइंडली कंफर्म कि आपको स्क्रीन सही से विजिबल है या नहीं। 1-2 मिनट लेते हैं, आसान हो जाए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपने क्या करना है इसमें। ऑलराइट, सो इसमें सबसे पहले तो आपने एक 4 प्लाई का आपको ट्री दिया गया है यहाँ पे। 4 प्लाई का मतलब ये है कि एक लेवल है, दूसरा लेवल है, देन तीसरा है, देन चौथा लेवल है। 4 लेवल्स हैं आपके पास। इन 4 लेवल्स पे आपने अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग अप्लाई करनी है। वैल्यूज़ इन आखिरी जो लीफ नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नोड्स आखिरी हैं, आप सिर्फ इनको असाइन करेंगे वैल्यूज़। रैंडम वैल्यूज़ असाइन कर दें कोई भी, 4 5 6 7 whatever 14 13 जो वैल्यू आप असाइन करना चाहें इन सबको असाइन करें और इस पर अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग अप्लाई करें। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का मैंने लेक्चर भी आपको दिया था, समझाया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी अवेलेबल है और PDF भी अवेलेबल है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑब्वियसली बिकॉज इज़ एन ओपन बुक। आप देख कर समझ कर इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि आपने एक प्रोलॉग का स्क्रिप्ट लिखना है। ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है आपने। ये ग्राफ दिया हुआ है मैंने कि कराची से ठट्ठा जाने के लिए एक एरो है, कराची से जामशोरो जाने के लिए एक एरो है। ठट्ठा से आप हैदराबाद जा सकते हैं। यू सी हैदराबाद से आप ठट्ठा वापस नहीं जा सकते, यू वुड हैव टू टेक सम अदर पाथ इफ़ देयर इज़ अवेलेबल। सो
तो आपने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है पीछे, यानी प्रोलॉग के अंदर, कि ये आउटपुट मेरे पास आ जाए। यही आउटपुट आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं पूछता हूँ इससे कि पाथ दादू कॉमा एक्स, तो वो पहले मुझे जवाब दे एक्स इक्वल टू ठट्टा, फिर मुझे वो जवाब दे सेमी कॉलन दबाने पर एक्स इक्वल टू हैदराबाद, यानी सखर, एंड सखर एक और दफ़ा भी वो मुझे आंसर दे और फिर फॉल्स प्रिंट करे। सिमिलरली अगर मैं उससे पूछता हूँ पाथ सखर एक्स, तो वो मुझे कुछ भी कहे बगैर फॉल्स कहे। सिमिलरली अगर मैं उससे पूछता हूँ पाथ कराची सखर, तो वो मुझे 3 दफ़ा ट्रू कहने के बाद फॉल्स कहे। ऐसा ही कहेगा अगर आप इस ग्राफ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको समझाया था, राइट। सो आप इसकी आउटपुट देखेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, और होपफुली अगर आप सिर्फ ग्राफ देख कर ही इम्प्लीमेंट करते हैं ना हर एक तरीके से जिस तरह मैंने आपको समझाया था, देयर इज़ नो कॉस्ट इंक्लूडेड, सो कॉस्ट तो है ही नहीं, इट्स मोर सिंपलर। सो अगर आप करेंगे इसको तो यू विल सी कि आपके पास भी एक्जैक्टली इसी तरह के जवाब आएंगे। अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि इसको किस तरह से मैं या कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि ये एक फैमिली ट्री मैंने दिया हुआ है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोलॉग में। द ट्री गोज़ लाइक दिस कि देर इज़ कमाल एंड देर इज़ सीमा। एक कमाल एंड सीमा का चाइल्ड है वर्दा। वर्दा एंड अली का चाइल्ड है ताहा है बेसिकली है, सो THA इसको कर दीजिएगा। सिमिलरली अली हैज़ एन अदर चाइल्ड, अली एंड वर्दा हैज़ एन अदर चाइल्ड फातिमा। सो आपने इस ट्री को देखना है और इस ट्री को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने इसमें सिर्फ 3 रिलेशन इम्प्लीमेंट करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। आपने सिर्फ ये बताना है चाइल्ड कौन किसका है, और जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाना और नानी। नाना और नानी क्या होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट वेरी वेल, बट जस्ट टू बी क्लैरिफाइड, नाना इज़ इन उर्दू इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मदर, राइट। द फादर of the mother is known as nana and the mother of the mother is known as nani. So ये 3 आपके रिलेशंस एंटर करने हैं सिर्फ उसमें, और बस यही प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट करना है। बस आपने गौर ये करना है कि इन तीनों में से किसी एक को आप फैक्ट बना सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है ना कि लेट्स से सीमा इज़ नानी ऑफ फातिमा, तो आप ये लिख सकते हैं कि नानी सीमा फातिमा, आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, बेशक आप रूल ना लिखें। लेकिन अगर आपने नाना को एज अ फैक्ट रख लिया है या नानी को एज अ फैक्ट रख लिया है, तो फिर बाकियों के लिए रूल्स लिखने पड़ेंगे, चाइल्ड के लिए और नाना के लिए फिर रूल्स लिखने हैं। इन तीनों में से किसी एक को आप फैक्ट लिख दें। यानी कि अगर आप चाइल्ड को पिक करते हैं तो आप लिखें चाइल्ड कमाल वर्दा, चाइल्ड सीमा वर्दा, चाइल्ड जौहर अली, चाइल्ड रिदा, सबको चाइल्ड लिख दें, और फिर नाना और नानी के रूल्स डिफ़ाइन कर दें। या फिर नाना को पूरे डिफ़ाइन कर दें कौन किसके नाना हैं, और फिर बाकी जो 2 बचते हैं उनके लिए रूल अप्लाई कर दें। दैट्स अप टू यू कि आप किसको पिक करते हैं एज अ फैक्ट और किसको बाकी 2 को आप रूल्स के तौर पर डिफ़ाइन करते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। ये 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये फ़ाइल मैंने गूगल ड्राइव पर भी रख दी है, व्हाट्सएप पर भी आपसे शेयर कर ली है, तो बेशक इस पर काम स्टार्ट करें। और देयर इज़ नो लिमिट कि आप किस तरह से मुझे इसको जो है वो सेंड करते हैं। आपने मुझे सिर्फ ईमेल करना है उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। बिफ़ोर 9 PM ये मेरे पास आ जानी चाहिए। तो तकरीबन 2 घंटे पूरे हैं आपके पास इसको करने के भी और सबमिट करवाने के भी। तो 1 घंटा एटलीस्ट आप मेंशन ये करें, अपने जहन में ये रखेंगे 1 घंटे के अंदर आप ये सॉल्व कर लें। बाकी काम फिर सब सिर्फ इसको आपको टाइप करके और फाइल्स को कंप्रेस करके आप मुझे सेंड कर रहे हो। तो हाउ एवर यू वांट टू सेंड इट, प्लीज़ सेंड मी ओनली। ग्रुप पर आप शेयर नहीं करेंगे ऑब्वियसली। सेंड मी ऑन द ईमेल। और यू हैव आई थिंक एम्पल टाइम, ऑलमोस्ट 2 आवर्स आपके पास हैं। सो दैट्स अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप चैट एज वेल, या अभी अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो बेशक अभी पूछ लें। दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल क्लास ऑफ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, एंड देन वी विल मूव फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। उसकी भी ऑब्वियसली मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह और सारी डेट्स वगैरह भी बाद में बता दूँगा, बट जस्ट फ़िलहाल फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक क्विज़। दिस इज़ a hard and fast 15 numbers of quiz. Every question is marked 5 points. आमिर से कह रहे हैं कि राइट, ओके, नो इशू आमिर, नो इशू। मिड्स इसी में इंक्लूड होंगे, आपके मिड्स अलग से नहीं होंगे राजा एहसन। देयर विल जस्ट बी अ फाइनल एग्ज़ाम, अलग से मिड नहीं होंगे। आपके मिड के मार्क्स इन्हीं सब चीज़ों में इंक्लूडेड हो जाएंगे। यू कैन टेक दिस क्विज़ एज अ मिनी मिड, आप इसको मिड कंसिडर कर सकते हैं। 15 मार्क्स का है ये, 20 मार्क्स का नहीं है।
but it includes almost all of the major things that we have discussed in the major part of our course. Right, so all right, I'm finishing this meeting here. ठीक है, मैं देख लेता हूँ आमिर. I'm finishing this meeting here, and if you come across any question, any query, तो आप मुझे message send कर सकते हैं. If I reply to the message, then obviously it will be helpful for you. If I don't reply, then you should know that I don't want to reply to that message, क्योंकि कुछ questions ऐसे होते हैं जिनके जवाब देने से actually पूरा question ही solve हो जाता है, तो probably I won't be choosing to answer those specific questions. So best of luck for that quiz, and we will see you later when we will be announcing our final exam. Thank you very much.